हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज 22 अगस्त 2022 है। आज हम यहां पे द इंडियन एक्सप्रेस के कुछ ज़रूरी आर्टिकल्स, कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स और कुछ ज़रूरी एडिटोरियल्स को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही आपका ज़्यादा समय न लेते हुए यहां पे सबसे पहला हम जो करंट अफेयर न्यूज़ देख के रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, करंट अफेयर आर्टिकल देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ द वुमेन साइंटिस्ट गोज ऑफ CSR हेड्स एमिंग एट द फर्दर पुश। बेसिकली दोस्तों, ये आर्टिकल आपके सोसाइटी वुमेन एम्पावरमेंट में रिलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि CSR के सेक्शन में आपने हाल ही देखा होगा कि काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में आपने देखा होगा कि डॉक्टर एन कलियसेल्वी को जो है फर्स्ट वुमेन जनरल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली क्या हुआ कि डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक डेटा निकाला जिसमें ये दिखाया है कि अभी भी वुमेन जो है वो रिसर्च और इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी भी एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर के मुकाबले बहुत पीछे हैं। तो बेसिकली आइए दोस्तों पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, एक डेटा रिलीज किया गया है। इस डेटा में आप देखेंगे द नंबर ऑफ द वुमेन साइंटिस्ट गोज अप, CSR हेड्स एमिंग एट द फर्दर अप्रोच। इसमें आप दोस्तों देखोगे कि द डेटा कंपाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शो। बेसिकली दोस्तों ये जो डेटा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कुछ डेटा आपको मिला है। इस डेटा के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ये नोट्स को अगर आप अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट करते हो और बेसिकली कहीं यूटिलाइज करते हो ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे यही परसेंटेज निकल के आ रहा है कि 2015 में लगभग 13.9% से लेके 18.7 से लेके 2018 तक का ये डेटा शो है। इसमें ये दिखाता है कि अभी भी 14.5% ही वुमेन जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की रिसर्च में है। बाकी इन कंपैरिजन 22.5 और 24% जो कि हेल्थ सेक्टर का और 22.5 नेचुरल साइंस और एग्रीकल्चर के सेक्टर में अभी भी वुमेन ज़्यादा एम्प्लॉयड है। आप देखोगे एम्प्लॉयड क्या दोस्तों, मतलब इंटरेस्ट है। आप देखोगे दोस्तों कि बेसिकली ये एक अच्छा डाटा भी है, लेकिन आप कह सकते हो कि अभी भी इससे भी अगर अच्छी बात करोगे तो परसेंटेज ऑफ द वुमेन रिसर्च इन द सोशल साइंस एंड द ह्यूमैनिटीज इज हाउ मच हायर इज 36.4। अगर ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में देखो और सोशल साइंस के क्षेत्र में देखोगे तो 36.4 के परसेंटेज के हिसाब से वुमेन की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि अभी भी वुमेन की जो आप हायर एजुकेशन देखोगे वो खाली पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट से ही संबंधित है। पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट तक ही है। लेकिन अगर आप देखोगे कि हायर जैसे डॉक्टरेट और एमफिल की डिग्री के मुकाबले इन कंपैरिजन ये परसेंटेज दिन पे दिन गिरता जा रहा है। ये गिरता इसलिए जा रहा है इन कंपैरिजन, मतलब पुरुषों के मुकाबले ये गिरता जा रहा है। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये कहना है कि 5-6 साल में उसकी ये मुहिम भी है कि 5-6 साल में उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वुमेन का पार्टिसिपेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ता जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जगह जगह जैसे हायर एजुकेशन, अभी आप रिसेंटली देखोगे यहाँ पे दोस्तों ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन का 2019 में भी एक डेटा आया था कि जिसमें 53% वुमेन का पार्टिसिपेशन बैचलर्स की डिग्री में था और 55% वुमेन का पार्टिसिपेशन मास्टर्स की डिग्री में था। दोस्तों अगर ये कंपैरिजन करोगे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले, तो इन कंपैरिजन ये काफ़ी अच्छा डेटा है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ और भी देखोगे ना, तो डॉक्टरेट की डिग्री की तरफ ये 44% है, जो कि लगभग आप मैन का जहां 56% का आंकड़ा है उसके मुकाबले अभी भी वुमेन बहुत पीछे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि बेसिकली गवर्नमेंट का भी यही एम है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है जो 2030 तक 30% साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ता चला जाए। इवन मिनिस्ट्री का भी यही एम है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वुमेन्स का कुछ ज़्यादा ही पार्टिसिपेशन हो। इसलिए आप देखोगे कि बड़ी बड़ी DST की कमिटीज़ में, डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमिटीज़ में आप देखोगे कि वुमेन को एटलीस्ट 22-25% की पोस्ट पे हायर अथॉरिटी पे बिठाया गया। आप बेसिकली देखोगे बट द बिग अचीवमेंट इज द 11 आउट ऑफ द 18 डिवीजन द DST आर नॉट हेडेड बाय 61, प्रोबब्ली द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द वुमेन इन द लीडरशिप एंड एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जो लिखा है कि 61% लगभग, ये कह सकते हो कि काफ़ी बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है कि 61% द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द लीडरशिप इन एनी गवर्नमेंट। मतलब कि अभी भी 61% अब तक हम इस आंकड़े को छू पाए हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ तक पहुँच पाए इसमें दोस्तों। अब चलिए चलते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल देखते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल यहाँ पे निकला है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों द फॉर एवर केमिकल द रिस्क दे पोज अ न्यू वे टू डिस्ट्रॉय देम। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स के बारे में दिया है। यहाँ पे एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको आप इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स भी बोल सकते हो। उसका नाम है दोस्तों द पॉलीफ्लोरोएलाइल सब्सटेंस। पॉलीफ्लोरोएलाइल सब्सटेंस को आप बेसिकली फॉर एवर केमिकल्स भी यहाँ पे जो है लिखा गया है दोस्तों। तो ये बेसिकली करता क्या है दोस्तों कि आपके रेन वाटर में, एटमॉस्फेयर में जाके, इसकी इतनी एबिलिटी है कि एटमॉस्फेयर में जाके, रेन वाटर में जाके, सॉइल में जाके ये बैठ जाए और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट डिकम्पोज होने लगेगा, इन्वायरमेंटल में डिग्रेडेशन होने लगेगा। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द PFS के बारे में बेसिकली यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द US सेंटर फॉर द डिसीज कंट्रोल एंड द प्रिवेंशन, PFS आर द मैन मेड केमिकल। बेसिकली दोस्तों ये एक मैन मेड केमिकल है जो कि
आप कुकवेयर्स को स्टिक करने में, वाटर रिपेलेंट्स, ग्रोथ और स्टेन रेजिस्टेंस फैब्रिक और कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के काम आता है। और बेसिकली आप देखोगे दोस्तों कि मेडिकल के भी पर्पज में यूज आता है, लाइक डेंटल फ्लॉस थ्रेड। डेंटल फ्लॉस थ्रेड बेसिकली जो दांतों के बीच में थ्रेड आप यूज करता है डेंटिस्ट साफ सफाई के लिए, वो भी बेसिकली इसी से बना होता है। आप देखोगे दोस्तों कि पीएफएस कैन कॉन्टेमिनेट सॉइल, वाटर एंड एयर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड द यूज। आप देखोगे दोस्तों कि इसकी इतनी एबिलिटी होती है कि ये सॉइल और वाटर और एयर में इसका प्रोडक्शन हो सके। मतलब प्रोडक्शन इन द सेंस कि आप जब इसको यूज़ करते हो तो ये इन्वायरमेंट में फैलता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हैम्पर हो रहा है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि एज पर द रिसेंट स्टडी पीएफएस आर फाउंड इन द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इवन इन द रिमोट प्लेसेस लाइक तिब्बत एंड द अंटार्कटिक। आप देखोगे दोस्तों कि जो पीएफएस है, आप बेसिकली जो इन्वायरमेंट का जो पीएफएस का जो रेन वाटर है वो बेसिकली तिब्बत और अंटार्कटिक वाले रीजन पे कुछ ज़्यादा ही फॉलो हो रहा है। आप बेसिकली दोस्तों कुछ सजेशंस के बारे में लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल दोस्तों सजेशंस के बारे में पीएफएस ये कहता है, पीएफएस के सजेशंस के बारे में लिखा गया है कि बेसिकली जो रेन वाटर होगा उसको आप हार्वेस्ट करें, उस हार्वेस्ट करने के बाद उसको इन्फिल्ट्रेट करें। तो इन्फिल्ट्रेट करने के बाद जो उसमें से इम्पॉल्यूटेंट वाला जो कार्बन निकलेगा ना, उसको अपने आप हटा दिया जाएगा और फिर इस पानी को जो है, जो रेन वाटर पानी है, उसको बहा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट डिग्रेड होने से बच सकता है। और बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ न्यू मेथड्स का भी इजाद किया गया। न्यू मेथड्स में आप देखोगे कि बेसिकली क्या है दोस्तों कि द टीम फर्स्ट प्लेस्ड अ पीएमएफ कंपाउंड इन अ सॉल्वेंट कॉल्ड द डीएमएसओ। डीएमएसओ को बेसिकली दोस्तों डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड कहा जाता है। ये कहा जा रहा है कि पीएमए जो ये केमिकल सब्सटेंस है, इसको डीएमएसओ में डिसॉल्व किया जाए और डीएसओ में डिसॉल्व करने के बाद इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व किया जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करने के बाद जब आप इसको हीट करोगे, बॉइलिंग टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो उसके बाद जो पीएफए कंपाउंड है ना, तो ये डिग्रेड कर जाएगा, तो फिर ये इनपॉल्यूटेंट बन जाएगा, फिर इन्वायरमेंट के लिए खतरा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस आर्टिकल में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी न्यूज़ है, द आसाम ब्रीफली सस्पेंडेड मोबाइल नेट इन 24 डिस्ट्रिक्ट। ये दोस्तों हमारे लिए उतना काम का नहीं है, पर इसके बीच में, इस न्यूज़ के बीच में जो यहाँ पे एक सेक्शन लिखा है, द सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 विद द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस। तो दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सेक्शन 5 क्लॉज 2 के तहत इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1885 के तहत टेम्परेरी सस्पेंशन किसी भी नेटवर्क का, टेलीकॉम सर्विस का किया जा सकता है। अब दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशन से रिगार्डिंग एक न्यूज़ देखेंगे। सिंगापुर में बेसिकली क्या है दोस्तों कि सेक्स के लॉ को रिपील कर दिया गया है। रिपील इन द सेंस आप देखोगे कि अभी तक जो एक सेक्स का लॉ सिंगापुर में चला आ रहा था, सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो हैं, प्राइम मिनिस्टर ली हिसांग लुंग ने संडे को एक घोषणा करते हुए कहा कि जो कॉलोनियल एरा का एक क्रिमिनलाइजिंग सेक्स रूल चला आ रहा था कि मैन और मैन के बीच में कंसिस्टेंट मैन, यानी अपनी इच्छा के स्वरूप में मैन टू मैन सेक्स, होमोलोगस, जैसे होमोलोगस मतलब सेम सेक्सेस पर्सन के बीच में सेक्स को उन्होंने जो है डिक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले दोस्तों एक क्रिमिनलाइज था, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि अभी भी द सेम सेक्स मैरिज वुड बी इलीगल। मतलब अभी भी जो सेम सेक्स का मैरिज होगा, लाइक मैन टू मैन और वुमेन टू वुमेन के बीच में होमोलोगस जो सेक्सेस होंगे, वो अभी भी इलीगल होगा। दोस्तों इसमें यहाँ पे आर्टिकल 377 ए को रिपील किया है, गवर्नमेंट ने रिपील किया है। तो दोस्तों इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा एक फैक्ट है, आपके यूज़ आ सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करते हुए उन्होंने मैरिज की डेफिनेशन को भी बताया है कि एक मैरिज की डेफिनेशन आदमी और औरत के बीच में ही हो सकती है। तो दोस्तों एक ये आर्टिकल था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक छोटा सा वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि विजय शेखर शर्मा को वापस से पेटीएम का शेयर होल्डर एमडी अपॉइंट कर दिया गया। तो दोस्तों एक छोटा सा वन लाइनर करंट अफेयर है, ये हो सकता है एसएससी में आपके यूज़ में आ जाए। तो अब दोस्तों यहाँ हमारा करंट अफेयर खत्म हुआ, अब हम एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों एडिटोरियल्स पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों एडिटोरियल पेज पे चलते हैं। एडिटोरियल पेज में दोस्तों आज की मुझे देखा जाए तो दो एडिटोरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। एक एडिटोरियल में दोस्तों यहाँ पे द डेड जस्टिस डाइड, इस एडिटोरियल में आप देखोगे दोस्तों कि जाकिया सोमेन मैम लिखती हैं। जाकिया सोमेन ने बेसिकली ये कहा है दोस्तों कि आपने हाल ही में देखा होगा कि रेप के विक्टिम्स को जो है रेप के विक्टिम्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोस्तों आपने गुजरात में सीन देखा होगा कि गुजरा कांड में बेसिकली एक बिल्किस बानो केस था। बिल्किस बानो केस में क्या हुआ था कि उनके साथ 11 लोगों ने रेप किया था, तो 14 साल की जेल के बाद उनको छोड़ दिया गया। ऐसा जो है वहाँ के गुजरात के लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया था। तो दोस्तों यही पे एक यहाँ पे कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठा हुआ है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक में दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे बिल्किस बानो के बारे में बताया जाता है। बिल्किस बानो के बारे में बेसिकली ये कहा जाता है, बिल्किस बानो और जो भी पर्सन कन्विक्टेड थे, जेल में थे, उनके बारे में दोस्तों ये एक मतलब तंज कसते हुए एक गवर्नमेंट के बारे में ये कहता है कि बेसिकली पीएम मोदी कहते हैं नारी शक्ति नारी सम्मान, और दूसरी तरफ उनके ही स्टेट गुजरात में नारी का शोषण होता है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जस्टिस डाइज 1000% एज अ रेपिस्ट एंड अ मर्डर ऑफ द 14 इनोसेंट पर्सन्स इंक्लूडेड अ 3-year-old गर्ल वर सेट फ्री। Ironically, this happened as the Prime Minister gave a call for upholding Nari Shakti and the dignity for the women from the rampants of the Red Fort of the same day। मतलब एक तरफ 15 अगस्त को पीएम मोदी जो है नारी शक्ति नारी सम्मान के लिए गुहार करते हैं और दूसरी तरफ 16 अगस्त को उनको जो है रिहाई मिल जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि गुजरा कांड के बारे में ये लिखा हुआ है। मतलब गुजरा कांड के बारे में क्या दोस्तों इस केस से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है द बिल्किस 5 months प्रेग्नेंट एंड हर फैमिली फ्लड वर
when an armed mob attacked their neighborhood. They are hiding in a field when 30-40 men carrying swords, sticks and sickles attacked them. 7 of her family members were killed on the spot. They accused smashed her infants with a rock and Bilqis was the gang raids and given for the dead. तो आप दोस्तों ये देखोगे कि गुजरा कांड में बेसिकली क्या हुआ था कि जब गुजरा का कांड हुआ, गुजरा वाला कांड हुआ गुजरात में सन 2002 में, तो आप देखोगे कि 30-40 लोग लगभग तलवार लिए, सिकल यानी हंसिया लिए, 7-8 लोग इनकी फैमिली को आते हैं और इनके 7 लोग फैमिली को, और इनके फैमिली में से 7 लोग को तो ऑन द स्पॉट वहीं मौके पे मार देते हैं। और साथ ही आप देखोगे कि 5 महीने की उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी जब इनके साथ रेप हुआ। तो बेसिकली क्या था दोस्तों कि काफ़ी मतलब कह सकते हो कि पॉलिटिकल सपोर्ट के बाद ही इनके यहाँ पे जो है केसेस को दर्ज किया गया था। उसके बाद यहाँ पे ऑथर ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर बिल्किस बानो को मतलब एक एश्योरिटी, इक्वलिटी और मतलब इंसाफ मिलता है ढंग का, तो गुजरात में जो वायलेंस हुए थे उस टाइम के जो सर्वाइवर है ना, उनके लिए एक होप है कि अभी भी मतलब जस्टिस पे लोगों की मतलब विश्वास बना रहेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, द रेमिशन में नॉट क्वालिफाई एज अ लीगल प्रिकेडेंट बट इट में एंड अप इन्फ्लुएंसिंग द माइंडसेट ऑफ द दोज इन्वॉल्व इन द जुडिशरी मैकेनरी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये ऑथर मतलब एक तंज कसते हुए ये भी बात कहने की कोशिश कर रहा है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि जो इंसान मतलब मतलब आप किसी के साथ रेप करते हो और 14 साल बाद आपको छोड़ दिया जाता है, ये कौन सी मतलब जुडिशरी की मैकेनिज्म के तहत ये ऐसा कहाँ का ये मतलब होता है कि छोड़ दिया जाता है। इन द सेंस कहने की इस टाइप की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे एक ये जो इंसान रेप होने के बाद अपने परिजनों को भी खो देता है और उसके दोषियों को छोड़ दिया जाता है, तो सोचिए कि ये कहाँ का इंसाफ है। एक तरफ पीएम मोदी जो है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डिग्निटी की बात करते हैं, आज़ादी के महोत्सव में वुमेन एम्पावर वुमेन डिग्निटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये गुजरात में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये बेसिकली पीएम मोदी को तंज कसते हुए ये ऑथर ने आर्टिकल पब्लिश किया है। ये सब था दोस्तों इस एडिटोरियल में। अब हम यहाँ पे दूसरा और आखिरी एडिटोरियल देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक एडिटोरियल निकल के आता है कि द CUET चैलेंजेस, CUET बेसिकली द कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट का एक कंसर्न निकल के आ रहा है। द गवर्नमेंट पे अटेंशन टू कंसर्न ओवर द फॉरवर्ड। बेसिकली दोस्तों क्या हुआ कि कॉमन यूनिट इंट्रेंस एग्जाम जो टेस्ट हो रहा है, इसका बेसिकली जो हेडिंग पावर है वो NTA को दिया गया है, नेशनल टेस्ट एजेंसी को। और यहाँ पे NTA की नाकामी को दिखाया जा रहा है, NTA किस तरीके से जो मतलब एग्जाम को डिले पे डिले किया जा रहा है। 2 साल वैसे भी कोविड की वजह से बच्चे सफ़र किए, अब इसके बाद एग्जाम दिन पे दिन डिले किया जा रहा है। और इस साल अगर बच्चों का पढ़ाई या सेशन काफ़ी देर में शुरू होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ NTA है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ मेजर कंसर्न्स ये भी सामने आ रहे हैं कि लाइक अ सर्वर फेलियर, एडमिशन कार्ड बीइंग इशू एट द लास्ट मोमेंट, लैक ऑफ क्लियरिटी ओवर द एग्जामिनेशन सेंटर, थ्रोन अनफ्लेटेड लाइट ऑन द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ द NTA टेस्ट एजेंसी। मतलब NTA खुद ही नहीं प्रिपेयर है CUET के एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। बेसिकली क्या दोस्तों कि आप देखोगे कि कई सारे मतलब एग्जामिनेशन सेंटर्स पे अभी भी प्रॉपर सर्वर काम नहीं कर रहे हैं। और बेसिकली क्या है कि दोस्तों अभी भी मतलब NTA असक्षम है प्रॉपर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में। तो दोस्तों यहाँ बच्चों के भविष्य को देखते हुए NTA ने ये सजेशन दिया गया है कि इट इज़ नाउ apparent that the smooth conduct of CUET will require an upgrade in the IT system of at least the network of centers where the examinations are held। तो यही कहा जा रहा है दोस्तों कि एटलीस्ट जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर हैं वहाँ पे IT सिस्टम तक को तो ठीक कर दिया जाए कि एटलीस्ट एग्ज़ाम तो फेयर कंडीशन में हो पाए या प्रॉपर हो पाए, कि बच्चों का जो सेशन इस साल लेट हो रहा है ये प्रॉपर समय पे हो पाए। तो दोस्तों यही सब था। उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।